So जो last lecture था that was about the capital budgeting techniques. What is mean by capital budgeting? Capital budgeting is basically when a company takes long term projects और जब वो कोई long term projects लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ techniques यूज़ करते हैं in order to make whether the long term project will be profitable or not profitable. मतलब वो profitable होंगे या profitable नहीं होंगे, वो जो है कितने टाइम में अपना जो initial cash outflow है वो वापस देंगे, the time period that will pay back the original amount. सो ये कुछ टेक्निक्स उसमें होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं जिसके थ्रू जो है हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। उसमें जो बेसिक टेक्निक्स है यानी प्रोजेक्ट एवल्यूएशन टेक्निक्स हम कहते हैं, उसमें फर्स्ट में है पेबैक पीरियड, इन शॉर्ट वी कॉल इट द पीबीपी। द सेकंड वन इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर, एंड द थर्ड one is the net present value. In short, we call the NPV, and the fourth one is the profitability index, or in short, we say the PI index. So ये चार किस्म के जो अल्टरनेटिव मेथड्स हुए प्रोजेक्ट एवेल्युएशन के लिए वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। यहाँ पे एक जो है एक एग्जांपल दिया गया है जूली मिलर का कि जूली मिलर जो है इज़ एवेलुएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर हर फर्म बास्केट वंडर्स BW. She has determined that the after tax cash flow for the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000, and 7,000 respectively for each of the year 1 through 5. The initial cash outlay will be equal to the $40,000. ये $40,000 बेसिकली जो है वो इनिशियल कैश आउटफ्लो है, या इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिस प्रोजेक्ट में जो है कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दिस बेसिकली इनिशियल कैश आउटफ्लो जो 1 टू 5 ईयर्स है उसमें 10,000 जो है फर्स्ट ईयर में जो कैश इनफ्लो है वो 10,000 फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर में 12,000 कैश इनफ्लो है, थर्ड ईयर में 15,000 कैश इनफ्लो है, फोर ईयर में 10,000 कैश इनफ्लो है, और फिफ्थ ईयर में 7,000 कैश इनफ्लो है। तो मतलब ये जो ईयर बाय ईयर दिए गए हैं एंड ऑफ द पीरियड दैट आर द कैश इनफ्लोज, और जो इनिशियल दिया गया है दैट दैट इज़ बेसिकली द कैश आउटफ्लो। और ये जो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक बेसिकली एक मिक्स कैश फ्लो है। आप इस तरह भी ले सकते हैं इसको, जिस तरह आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था और उसमें मतलब आपने जो है एन्युटी पढ़ा था, तो एन्युटी तो बेसिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ कैश फ्लो उसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट कैश फ्लो है, डिफरेंट अमाउंट्स है, तो आप इसे मिक्स कैश फ्लो भी कह सकते हैं। लेकिन इसी कैश फ्लो जो है ये हम जो मालूम किया है इन्होंने, ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड है, मतलब जो एक्चुअल या रियलाइज़ जो रिटर्न है, जो रियलाइज़ जो कैश इनफ्लोज़ है वो इससे डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब ये लाज़मी नहीं है कि ये यही कैश फ्लो जो है ये जो है रियलाइज़ हो एज़ इट इज़। सो दीज आर बेसिकली द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज। और जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है दैट इज़ बेसिकली इफ डन, यानी ऑप्शन के बेस पे अगर हम ये करते हैं और इस तरह के कैश इनफ्लोज हो, तो आए ये प्रोजेक्ट जो है वो इन चार जो हमने ऊपर आपको बताया उस जो प्रोजेक्ट एवल्यूएशन टेक्निक से उसके बेस पे जो है ये प्रोजेक्ट हमें या बिजनेस को लेना चाहिए जूली जूली मिलर को, या नहीं लेना चाहिए। इसमें फर्स्ट वन जो है वो पे बैक पीरियड है। अगर आप पे बैक पीरियड देखें तो पे बैक पीरियड नाम से ज़ाहिर है कि मतलब कितने टाइम पीरियड में जो है ये जो इनिशियल अमाउंट है वो जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज़ है वो वापस इनिशियल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। आफ्टर हाउ मच टाइम द इनिशियल कैश आउटफ्लो विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट है उससे जो इन्वेस्टमेंट जितना उसमें हुआ है वो कितने टाइम पीरियड जो है हमें वापस मिलेगा। सो उस टाइम पीरियड को मालूम करने के लिए हम पेबैक फ़ार्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने जो है टाइमलाइन बनाना है, जिसमें ज़ीरो टाइम पे आपने जो है -40K का मतलब है ये इनिशियल कैश आउटफ्लो है। ज़ीरो टाइम पे जो है आपने इनिशियल कैश आउटफ्लो को लिखना है। बाकी जो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फ्रॉम 0 टू 1 ईयर, सो एट द 1 मीन्स दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट 2 मीन्स दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, एंड सो ऑन अप टू द फिफ्थ ईयर। सो ये 10K का मतलब 10,000 जो फर्स्ट ईयर के एंड पे कैश इनफ्लो है, 12,000 सेकंड ईयर के एंड पे कैश इनफ्लो है, 15,000 फिर 10,000, एंड देन एट द फिफ्थ
ईयर, एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर 7,000 के जो है वो कैश इनफ्लो है। अब आपने करना क्या है, सो अप टू फिफ्थ ईयर अगर आप देखें, इसके ये इंडिविजुअल कैश इनफ्लोज है। अब हम क्या करेंगे, हम कमुलेटेड कैश इनफ्लोज जो है मालूम करेंगे। सो -40 के एट जीरो टाइम, दैट इज बेसिकली इनिशियल कैश आउटफ्लो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 10,000। सो फर्स्ट ईयर पे जो है जो इनिशियल कैश इनफ्लो है, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द कमुलेटिव कैश इनफ्लो। लेकिन सेकंड ईयर में हमारा कमुलेटिव कैश इनफ्लो जो है वो चेंज हो जाते हैं, मतलब 10,000 प्लस 12,000 ऑफ द सेकंड ईयर कैश इनफ्लो। सो इट विल बी इक्वल टू 22,000। इसी तरह 22 प्लस 15,000 इक्वल टू 37,000। इसी तरह 37,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 47,000, और इसके साथ हम 7,000 प्लस करें तो 54,000। मतलब कमुलेटिव कैश फ्लो के लिहाज से अगर आप देखें तो 5 ईयर में हमें जो मिलने वाला अमाउंट है टोटल, दैट इज़ इक्वल टू 54,000। लेकिन जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है या इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ इक्वल टू 40,000। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है, और हमें इन टोटल 5 ईयर्स ये 14,000 डॉलर का प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन हमें जो है टाइम पीरियड मालूम करना है कि कितने टाइम पीरियड बाद एग्ज़ैक्टली हमारा जो इनिशियल 40,000 जो इन्वेस्टमेंट है वो इस प्रोजेक्ट से हमें वापस मिल जाएगा। तो इसको हम पे बैक पीरियड कहते हैं, एंड दिस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी। यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय डी, यहाँ पे जो ए है दैट इज़ बेसिकली वो स्ट्राइकिंग ईयर है जहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ इक्वल टू 37,000, क्योंकि 37,000 के बाद ये इक्वल होगा 40,000, और इसके बाद जो 4 ईयर है दैट इज़ इक्वल टू 47,000। तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड ईयर है ये तकरीबन स्ट्राइकिंग ईयर है, और यहाँ पे जो है आपका कम्युलेटिव कैश फ्लो जो है इसके बाद कंप्लीट होगा। इससे पहले कंप्लीट नहीं हो सकता। 3 इयर्स जो है वो मस्ट है, इसके बाद कंप्लीट होगा, लेकिन 4 ईयर पे ज़्यादा हो रहा है 40,000 से, तो मतलब 3 और 4 ईयर के दरमियान कहीं पे जो है टाइम पीरियड है, जिसमें जो हमारे 40,000 है वो वापस हमें मिल जाएँगे। सो यहाँ पे जो ए है दैट इज़ इक्वल टू 3 इयर्स, यानी 3 बी जो है प्लस बी माइनस सी, बी इज़ बेसिकली द initial cash outflow, that is 40,000. C is equal to the cumulative cash at the striking year, that is 3। तो यहाँ पे cumulative cash जो है वो 37,000 है, तो यहाँ पे आपने 37,000 लगाने हैं, डिवाइडेड बाई डी। डी जो है नेक्स्ट ईयर, जो स्ट्राइकिंग ईयर है उससे नेक्स्ट ईयर जो है दैट इज़ ईयर 4, वो जो है उसका जो इंडिविजुअल कैश इनफ्लो है वो आपने यहाँ पे लगाना है डी में। So this is equal to 3 plus 40 minus 37 divided by 10, that is equal to 3.3। 3.3 ईयर्स का मतलब ये है कि 3 साल, और 3 को अगर 12 पे हम 3 पे डिवाइड करें 12 को, तो 4 मंथ्स, तकरीबन 3 साल 4 मंथ्स में आपका जो इनिशियल जो पे बैक पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो इनिशियल अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोजेक्ट से वापस हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो है यानी इसके बाद जो तकरीबन 8 मंथ्स है, और जो 1 ईयर एंड 8 मंथ्स है, ये सारा प्रॉफ़िट में होगा। इन द अदर वे अराउंड अगर हम देखें तो यहाँ पे -40 के जो है हमारे साथ है, फिर 10,000 जो इनिशियल फर्स्ट ईयर का इनफ्लो आ गया, तो -30 के रह गया। फिर सेकंड ईयर पे जो 12,000 का इनफ्लो हो गया, 18 के रह गया, यानी 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू -3 के। और यहाँ पे आप देखें तो इसके बाद जो है +7 के +14 के, यानी यहाँ पे जो है हमें हमारे साथ जो वो आ रहे, तो प्लस में आ रहा है, ठीक है? यानी ये प्रॉफिट का एरिया है। सो वी हैव टू टेक इट एब्सोल्यूट, मतलब ये माइनस का ये मतलब है कि ये माइनस है, ये बेसिकली माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये कैश आउटफ्लो है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इट डजंट मीन यू हैव टू टेक इट इन एब्सोल्यूट फॉर्म, इट डजंट मीन कि ये नेगेटिव है, ठीक है? तो आपने नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है, ये पॉजिटिव ही है, लेकिन ये जस्ट शो कर रहा है कि आउटफ्लो है, और जो पॉजिटिव है ये दीज आर बेसिकली शोइंग द इनफ्लोज। The management of the Basket Wonders has set a maximum PVP of 3.5 years for the project of this type. Should this project be accepted or not?
तो क्या ये प्रोजेक्ट जो है मैनेजमेंट को जो बास्केट वंडर का मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने 3.5 ईयर जो मैक्सिमम पीबीपी पीरियड है 3.5 ईयर्स है और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट से जो पेबैक पीरियड आया है वो 3.3 ईयर्स है। सो यस, द फर्म विल रिसीव बैक द इनिशियल कैश आउटले इन लेस देन 3.5 ईयर, यानी 3.5 ईयर जो उन्होंने एक हर्डल टाइम पीरियड जो है वो सेट किया है, उस हर्डल टाइम पीरियड से जो है वो कम है जो प्रोजेक्ट का जो पेबैक पीरियड है। तो जब कम है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को या बिज़नेस को बहुत कम टाइम में जो है ये पैसे वापस मिलने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू द टारगेट सेट टाइम पीरियड। तो जब वो जो टाइम पीरियड कंपनी ने सेट किया है उससे कम है तो according to the payback period, this project should be accepted. नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय IRR? IRR इज बेसिकली द डिस्काउंट रेट that equate all the future cash flows present value to the initial cash outflow, यानी जो initial cash outflow है, जो initial investment of the business है और सारे जो future cash flow है तो और उस पे अगर हम डिस्काउंट कोई रेट लगाए और ऐसा रेट हो, यानी आईआरआर उस रेट को कहते हैं, डिस्काउंट रेट को कहते हैं जो कि फ्यूचर कैश फ्लो के प्रेजेंट वैल्यू को एग्जैक्टली इक्वल टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो बनाते हैं। सो उसको हम कहते हैं, उस रेट को हम कहते हैं आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम इसे कहते हैं। और आईसीओ का मतलब है इनिशियल कैश आउटफ्लो, CF1 का मतलब है कैश कैश फ्लो वन, कैश इनफ्लो यानी कैश फ्लो टू और कैश फ्लो अप टू एन। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, हमें तो पता नहीं है कि आईआरआर एग्जैक्टली रेट कौन सा है ये जो कि इक्वेट करेगा सारे जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो वो तो हमें पता नहीं है, तो हम जो है ट्राई बेसिस पे ही एक रेट लेंगे फिर दूसरा रेट लेंगे और फिर उसमें जो मैथमेटिकल का एक फार्मूला है उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है हमारे साथ जो आईआरआर या जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो जो है वो रेट हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने 10% पे जो है अप्लाई किया है, सपोज़ कि डिस्काउंट रेट 10% है, तो फिर जो है इस प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर कैश फ्लोज़ है उसका जो उसकी जो प्रेज़ेंट वैल्यू है वेदर दैट इज़ इक्वल टू द 40,000 और नॉट। यहाँ पे अगर आप देखें, सो ऑन द बेसिस ऑफ 10% फॉर ईयर 1, फॉर ईयर 2, 3, 4, 5 एंड these are the present values of all these future cash inflows and that is equal to 41,444 dollar. So this is not equal to $40,000. Rather it is above the $40,000. जब ये ऊपर है $40,000 से तो इसका मतलब है द रेट इज़ टू लो, यानी रेट जो हमने लगाया है 10%, वो जो डिस्काउंट रेट है वो कम है। अगर हम इसको ज़्यादा करें इस रेट को तो ये ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है ये 40,000 से कम हो जाएगी। तो वी नीड अनदर रेट, हम उस इसको थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं 10% है ताकि जो है एग्ज़ैक्टली इक्वल हो जाए 40,000 के। हमने 15 परसेंट जो है रेट लिया डिस्काउंट रेट। अब चूँकि रेट ज़्यादा हो गया तो डिनोमिनेटर जब ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो प्रेज़ेंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो अगेन नॉट इक्वल टू 40,000 दैट इज़ इक्वल टू 36,000 फो $841 और ये जो है कम से कम इसमें तकरीबन 3,200 का डिफ़रेंस है। सो लगभग तो ये डिफरेंस है, ये मतलब ये जो वैल्यू ये कम आ गई है तो मतलब द रेट इज़ टू हाई। फर्स्ट में जो 10% था वो द रेट इज़ टू लो, यहाँ पे टू हाई है। तो मतलब ये जो 40,000 के इक्वेट जो अगर हमने करना है और वो जो रेट है दैट इज़ बिटवीन द 10% एंड 15%, यानी 10% और 15% के दरमियान कोई ऐसा रेट है जो कि इक्वेट कर रहे हैं present value of the future cash flow to the initial cash outflow। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसका हम कहते हैं इंटरपोलेशन और उसके थ्रू हम जो है आईआरआर को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमने 10% लिया और 10% पे जो वैल्यू आ गई दैट इज़ इक्वल टू 41,444, ठीक है। फिर 15% लिया, 15% पे जो वैल्यू आ गई
दैट इज़ 36,841। अब ऊपर जो 40,000 और 41,000 में डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू 1,444। इसी तरह 10% और आईआरआर जो डिफरेंस है उसमें दैट इज़ इक्वल टू एक्स, हमने एक्स मालूम बेसिकली करना है और उसको फिर हमने प्लस करना है विद द पॉइंट 10। सो नाउ इन इंटरपोलेशन you have to you have to divide the x by 0.05, यानी जो इंटरनल जो x है, जो इनसाइड x है उसको जो आउटसाइड 0.05 उस पर डिवाइड करना है। दैट 0.05 इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द लोअर परसेंट यू हैव टेकन एंड द अपर परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट या द डिस्काउंट रेट यू हैव टेकन। तो उसमें जो डिफरेंस है यानी जो पॉइंट 10 में और इसमें डिफरेंस है वो बाहर आपने लिखा है, और जो रेट आईआरआर में और जो पॉइंट 10 में डिफरेंस है यहाँ लिखा। इस तरह इन दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पे लिखा है और जो ऊपर और नीचे में जो डिफरेंस है वो अपने बाहर लिखा है। You have to divide x divided by 0.05 and this 1444 divided by 4603 ये आपने करना है। और अभी x मालूम करना है। x जब आप मालूम करें तो इसकी वैल्यू आ गई 0.0157। नाउ IRR इज बेसिकली यू हैव टू प्लस द पॉइंट 10 से कम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट 10 पे अगर आप देखें तो वैल्यू 41,000 आ रही है। तो कितना ज़्यादा रेट होना चाहिए वो यहाँ पे हमने x में मालूम किया। तो ये आपने ये पॉइंट 10 से प्लस करना, जब हम प्लस करें तो पॉइंट 1157, और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 11.57% जो है वो एक ऐसा रेट है जो कि इक्वेट करेगा विच विल इक्वल ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू टू दी $40,000, यानी इनिशियल कैश आउटफ्लो, और इसी को हम IRR कहते हैं। The management of Basket Wonder has determined that the hurdle rate is 13% for the project of this type. Should this project be accepted or not? यानी ये प्रोजेक्ट जो है कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि IRR का जो रेट है वो कम है हर्डल रेट से। यानी उनको जो चाहिए या अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो प्रॉफिट उसको मिल रही है किसी और जगह पे अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो कंपनी को इस पे 13% मिल सकता है इस किस्म के प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे इनको कितना मिल रहा है वो कम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू 13%, क्योंकि सो द फर्म विल रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द IRR बिकॉज़ द फर्म विल receive 11.57% for each dollar invested in this project at a cost of 13%, यानी 13% कास्ट है उसकी और आपको मिल रहा है 11.57%। So as the IRR is less than the hurdle rate, so we have to reject this project based on the IRR. The next is basically the NPV. What is mean by the NPV or the net present value? The net present value is basically all the present value of all the future cash inflows and minus the ICO. ICO means the initial cash outflow. And normally अगर आपने एनवीटी में हमने पढ़ा था कि हम जब प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इंटरेस्ट फैक्टर पे डिवाइड कर देते हैं फ्यूचर कैश फ्लो को। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम फिनोमेना है, हम कैश फ्लोज को फ्यूचर कैश इनफ्लोज को इंटरेस्ट फैक्टर्स पे डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू है। सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू नहीं है बल्कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो नेट का मतलब ये है कि हम जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है या जो 40,000 है वो हम इससे माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करते हैं इनिशियल आउटफ्लो या इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है तो हमारे साथ आ जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। So the net present value is the value of an investment project net cash flow minus the project initial cash outflow. So NPV for this type of project we have already discussed। जो ऊपर हमने एग्जांपल दिया वही एग्जांपल जो है वो हम कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे जो है 0.1.13 यानी 13% ले तो उसे जो वैल्यू आती है दैट इज़ इक्वल टू दी -1428, यानी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू सम पॉजिटिव फिगर्स लाइक +1 +2 +3, इट मस्ट बी पॉजिटिव और एटलीस्ट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ज़ीरो के इक्वल है फिर भी एक्सेप्टेबल है, या पॉजिटिव है फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट के लिए NPV जो है वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो है
वैल्यू नहीं दे रहा, ये प्रोजेक्ट जो है शेयर होल्डर्स के लिए या जो ओनर्स है उसके लिए कोई ख़ास वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, रादर इट इज़ डिक्रीजिंग द शेयर होल्डर value in the business. So the management of the Basket Wonder has determined that the required rate is 13% for the project of this type. Should this project be accepted based on the NPV? No, it will not be accepted as the NPV on this 13% rate is negative. This means that the project is reducing shareholder wealth. So the company should reject the this project based on the NPV as the NPV is less than zero. So it must be equal to zero or greater than zero. Next is the profitability index. That is the last one. Profitability index is basically showing whether the business will make profit, the project will make profit on each dollar or not, and what is the profit or what is the present value on each dollar. If the present value on each dollar is equal to one, so it means that it is good and you can invest in such a project, and the project should be take on. Like if the project is less than one, the value of the PI is less than one, it means we have to reject the project. And because the one is basically the hurdle rate for the PI index. So PI is basically a profitability index. इसका जो फार्मूला है वो सिंपल, ऊपर अगर आप देखें तो हमने जो प्रेजेंट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको जो है हम उसे हमने माइनस किया था, जो प्रेजेंट वैल्यू उसे हमने माइनस किया था आईसीओ को, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं आईसीओ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। और सेकंड जो फार्मूला है जो अगर आपके साथ नेट प्रेजेंट वैल्यू है यानी जो एनपीवी ऊपर आ रहा है वो है, तो फिर आसान है, यानी हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि पी आई इज इक्वल टू वन प्लस एनपीवी डिवाइडेड बाई आईसीओ। तो आप दोनों तरीके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एनपीवी आपके साथ है ऑलरेडी तो फिर आप डायरेक्टली जो सेकंड फार्मूला यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप सीफ वन सीफ टू सीफ थ्री अप टू सीफ एन डिवाइडेड वन प्लस के रेज टू द पावर एन, ये फार्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं। पी आई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है, should this project be accepted as the value is less than 1, that is equal to the 0.9643, so should we accept this project or reject this project? So the PI is less than 1, so this means that the project is not profitable, so reject as the PI is less than 1. स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है आप खुद देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये है कि हम देख रहे हैं कि ये जो टूल्स हैं हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टूल्स है। यहाँ पे अगर आप बास्केट वंडर्स को देखें तो इसकी एक समरी फॉर्म में दिया गया है कि मेथड्स दिए गए हैं, प्रोजेक्ट जो है वो जो वैल्यूज़ के आ रहे हैं वो दिए गए हैं, पी वी पी आई आर आर इन पी और पी आई की जो वैल्यूज़ अभी आगे वो दिए गए हैं। और कंपैरिजन में जो हर्डल रेट है या जो स्टैंडर्ड है उनके साथ, चूँकि हम इन वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और उसके बेस से हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, वो भी दिए गए हैं एक कॉलम में। लास्ट में जो है डिसीजन दिया गया है वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। सो द बेस्ड ऑन द पीवीपी दिस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड and acceptable. Based on the IRR, this project is basically not acceptable as the IRR is less than the hurdle rate. Similarly, based on the NPV, as the NPV is negative, so it is not producing the wealth for the shareholders, so we have to reject the project. Similarly, based on the PI, the PI is equal to 0.96, which is less than 1, so based on the PI, we have to reject the प्रोजेक्ट। सो ओवरऑल अगर आप प्रोजेक्ट एवेलुएशन समरी देखें तो इसमें तीन जो मेथड्स है, तीन एवेलुएशन जो टेक्निक्स है, दैट इज बेसिकली रिजेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट एंड ओनली वन दैट इज अ वीक फॉर्म ऑफ द एवेलुएशन टेक्निक, वो जो है वो कह रहा है कि एक्सेप्ट करे। ये वीक फॉर्म इसलिए पे बैक पीरियड के मतलब ये हमें ये नहीं बता रहा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि कितने टाइम पीरियड में हमें अपने पैसे वापस मिलेंगे। सो इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रांग फॉर्म ऑफ द evaluation project evaluation techniques based on which we can accept the project. So that is the reason we will reject this project, as most of the including IRR, NPV, and PI, the strong form of the evaluation techniques are rejecting the project. So we will reject this project.